सबसे पहले उसे महान की उपाधि एक रोमन राइटर ने दिया। जिस वक्त सिकंदर की ताजपोशी हुई उस वक्त दुनिया में एक महान युद्ध छिड़ के बाद सिकंदर उसके रास्ते में आने वाले सभी राज्यों को एक के बाद एक हराता चला गया और कमांडरों से लोकल मैरिज करने के लिए प्रेरित करता था ताकि नए राज्य। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट है जिसके बाद वेस्ट और ईस्ट एशिया में पहली बार भारत की जमीन पर आ पहुंचा। पोरस ने सिकंदर की सेना में शामिल होने और झुकने से मना कर दिया और इसके बजाय उसने लड़ना स्वीकार किया। इंडिया एक सब ट्रॉपिकल कंट्री है जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है और सिकंदर के सैनिक ठंडे देश से आए थे और उन्हें इस गर्मी में लड़ाई करने में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। सैनिक आगे बढ़ने से मना कर दिए। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पहली बार सोने के सिक्कों का प्रयोग छोटे पैमाने पर भी ग्रीक्स के आने के बाद ही देखने को मिला। का नाम ब्यूसेफेला था जो कि सिकंदर के घोड़े के नाम पर रखा गया था जो युद्ध में शहीद हो गया था। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू आवर चैनल द क्लच वायर। आज हम आपको हिस्ट्री के पन्नों से एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी और उससे जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स से रूबरू करवाएंगे। क्या आप लोग जानते हैं कि इतिहास में एक व्यक्ति ने महज 20 साल की उम्र में पूरी दुनिया पे कब्जा करने का सपना देखा था और वह अपने इस मंसूबे में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गया था। इससे पहले कि मैं उस व्यक्ति का नाम बताऊं, आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमें ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करें। जिस राजा ने इतना बड़ा सपना देखा था उस राजा का नाम सिकंदर था। उसे अंग्रेजी भाषा में अलेक्जेंडर कहते हैं। उसे अन्य नाम जैसे सिकंदर तृतीय तथा सिकंदर मैसेडोनियन नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले उसे महान की उपाधि एक रोमन राइटर ने दिया था जिसे हम प्लॉटस के नाम से जानते हैं। प्लॉटस ने अपनी ड्रामा मोस्टेलारिया में पहली बार सिकंदर को महान शब्द से संदर्भित किया था। इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर के जीवन काल का समय 356 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक है। उसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय और माता का नाम ओलंपियस था। सन 336 ईसा पूर्व में उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, जिसके तुरंत बाद मैसेडोनिया के लोग फिलिप के बेटे सिकंदर को अपना राजा घोषित कर देते हैं और इस समय सिकंदर की उम्र महज 20 साल की थी। जिस वक्त सिकंदर की ताजपोशी हुई उस वक्त दुनिया में एक महान युद्ध छिड़ी हुई थी। ये युद्ध उस दौर के दो ताकतवर साम्राज्य ग्रीक्स और पर्शियंस के बीच छिड़ी हुई थी। इस वक्त पर्शिया अचेमेनिड साम्राज्य के अंतर्गत आता था। इस युद्ध में ग्रीक्स पर्शियंस के ऊपर अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे। इस कारण से यूनानियों के अंदर सिकंदर से एक उम्मीद जाग गई कि इनके तहत वो पर्शियंस पर चढ़ाई करेंगे। सिकंदर के साथ पूरा ग्रीस सिवाय स्पार्टा राज्य के इस लड़ाई में शामिल हो गए। इसके बाद सिकंदर उसके रास्ते में आने वाले सभी राज्यों को एक के बाद एक हराता चला गया और उन्हें हराने के बाद वहां पर अपना राज्य स्थापित करके आगे बढ़ता चला गया। उसने अपने सैनिक और कमांडरों से लोकल मैरिज करने के लिए प्रेरित करता था ताकि नए राज्य के संचालन में काफ़ी आसानी हो जाए। इस तरीके से सिकंदर ने एक नई जगह पर अपना राज्य स्थापित करके वहां के लोकल को अपने साथ मिलाकर तथा उनके कल्चर को बढ़ावा देकर अपने राज्य को बड़ी आसानी से संचालन करने में काफ़ी सफल रहा था। इस तरीके से सिकंदर ने नई नई जगहों पर अपने यूनानी कल्चर को वहां के लोकल कल्चर में मिलाता चला गया। अंत में वह समय भी आया जिसमें सिकंदर ने राजा डारियस को हराकर पूरे फारस साम्राज्य को उखाड़ फेंका और पूरे फारस पर यूनान साम्राज्य की स्थापना की। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट है जिसके बाद वेस्ट और ईस्ट एशिया में पहली बार ग्रीक्स कल्चर का बड़े पैमाने पर इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इस वक्त सिंध प्रोविंस जो कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में था मगर वह फारस साम्राज्य के तहत आता था और वह फारस साम्राज्य का कई मायनों में सबसे ज़्यादा कीमती प्रांत था। इन्हीं कारणों में से एक कारण से सिकंदर भारत की तरफ बढ़ने का इरादा किया और अंततः 326 ईसा पूर्व में सिकंदर अपनी सेना के साथ भारत की जमीन पर आ पहुंचा। वहां पर सबसे पहले उसकी मुलाकात तक्षशिला राज्य के राजा अंभी से हुई जिसने सिकंदर का खूब स्वागत किया और उसके सेना में शामिल भी हो गया। मगर उसी कड़ी में एक और राज्य था जिसका राजा पोरस था। उसका राज्य झेलम से चेनाब नदी के बीच में आता था। पोरस ने सिकंदर की सेना में शामिल होने और झुकने से मना कर दिया और इसके बजाय उसने लड़ना स्वीकार किया। अंत में उसने बहुत ही बहादुरी से सिकंदर के खिलाफ लड़ाई लड़ी मगर इस लड़ाई में वह हार जाता है। इसे हम बैटल ऑफ झेलम या बैटल ऑफ विटिस्टा भी कहते हैं क्योंकि विटिस्टा झेलम नदी का प्राचीन नाम था। इस युद्ध को ग्रीक स्रोतों में बैटल ऑफ हाइडिस्ट भी कहा जाता है। हालांकि इस लड़ाई में पोरस सिकंदर के सैनिकों से हार जाता है मगर वह अपने बहादुर विचारों से सिकंदर के दिल पर जीत हासिल कर लेता है। इस लड़ाई को देखकर सिकंदर पोरस से बहुत इम्प्रेस हुआ जिसके बाद उसने उसको उसका राज्य सौंप दिया और उसको वहां पर अपना कमांडर बनाकर आगे बढ़ गया। जब वह 20 नदी पर पहुंचा तो उसके सैनिक आगे बढ़ने से मना करने लगे। सिकंदर के सैनिकों ने आगे बढ़ने से क्यों मना किया, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं मगर कुछ प्रमुख कारण ये हैं। सबसे पहला कारण,
इंडिया का जियोग्राफिकल और एनवायरमेंटल कंडीशन। क्योंकि इंडिया एक सब ट्रॉपिकल कंट्री है जहां पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है और सिकंदर के सैनिक ठंडे देश से आए थे और उन्हें इस गर्मी में लड़ाई करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। दूसरा कारण ये था कि उसके सैनिक लगातार 10 सालों से एक लंबी लड़ाई लड़ रहे थे जिस कारण से वह काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। मगर इस थकान से भी ज़्यादा भारी उनके दिमाग में एक डर बनने लगा था, और यही डर उसके सैनिक के पीछे हटने का तीसरा कारण था। उस वक्त भारत में एक बहुत मजबूत राज्य मौजूद था जिसे हम नंदा साम्राज्य से जानते हैं, जो कि उस वक्त धनानंद राजा के अधीन था। इस साम्राज्य के ताकत के किस्से फारस साम्राज्य तक फैले हुए थे। इस ताकत का स्वाद सिकंदर ने भारत में घुसते ही सबसे पहले पोरस के हाथों चख लिया था। इन्हीं 3 मुख्य कारणों से सिकंदर के सैनिक आगे बढ़ने से मना कर दिए। सिकंदर ने अपने सैनिकों से आगे बढ़ने के लिए उन पर काफ़ी ज़्यादा दबाव डाला, परंतु सैनिकों ने इनकार कर दिया। अंत में सिकंदर का ईस्ट एशिया को एक्सप्लोर करने का सपना पूरी तरह से खत्म हो गया। वह सिकंदर जिसने पूरी जिंदगी अपने सभी दुश्मनों को हराता गया मगर अंत में अपने ही लोगों के सामने हार गया। फिर भारतीय उपमहाद्वीप में जहां तक उसने अपना राज्य स्थापित किया था वहां पर कमांडर और एडमिनिस्ट्रेटर्स को एस्टैब्लिश करके वह इंडस नदी के रास्ते से होते हुए अरेबियन सी और फिर पर्शियन गल्फ से होते हुए इराक जा पहुंचा, जहां पर एक बहुत ही पॉपुलर शहर था जिसे हम बेबीलोन के नाम से जानते हैं। बेबीलोन शहर मेसोपोटामिया सभ्यता के अधीन था। आज भी हमारे पास इस शहर की लोकेशन की ऑथेंटिक प्रमाण नहीं है, मगर इतिहासकारों और पुरातत्वविदों की माने तो ये शहर आज के मौजूदा इराक देश में आता है। सिकंदर के वहां जाने के बाद 323 ईसा पूर्व में उसकी मौत हो जाती है। इस तरीके से एक महान राजा जो महज 20 साल की उम्र में पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था और अपने इस सपने में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ, मगर अंत में अपने ही लोगों के दिल में बैठे डर से हार गया और अंत में उसे भी मौत का स्वाद चखना पड़ा। ये थी सिकंदर से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फैक्ट्स। अब हम देखते हैं सिकंदर के भारत आने से जुड़ी कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सिकंदर के भारत आने से इंडियन सबकॉन्टिनेंट के सोशियो इकोनॉमिकल सिचुएशन में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं। पहला इम्पैक्ट ये था कि पहली बार एंशिएंट ग्रीक्स और एंशिएंट इंडियंस का डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ, जिससे भारत से यूरोप तक कारोबार काफ़ी बढ़ गया। दूसरा इम्पैक्ट ग्रीक और इंडियंस के नज़दीक आने से इंडो ग्रीक आर्ट का जन्म हुआ, जिसे हम हेलेनिक आर्ट कहते हैं, जो आगे चलकर पूरी तरीके से गांधारा स्कूल में विकसित हुआ, जो कि आज के मौजूदा अफगानिस्तान देश में आता है। और बाद में इस कला का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर गौतम बुद्ध से जुड़ी मूर्तियां और शिल्प कलाओं में हुआ। इंडियन एस्ट्रोनॉमी के डेवलपमेंट में भी ग्रीक्स लोगों का योगदान था। ग्रीक्स लोगों ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कुछ नए नगर भी बसाए थे, जिनमें से एक नगर का नाम ब्यूसेफेला था, जो कि सिकंदर के घोड़े के नाम पर रखा गया था, जो युद्ध में शहीद हो गया था। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पहली बार सोने के सिक्कों का प्रयोग छोटे पैमाने पर भी ग्रीक्स के आने के बाद ही देखने को मिला। ऐसे ही और भी कई सारे यूरोपियन असर हमें भारतीय समाज पर सिकंदर और उसके ग्रीक साथी के भारत आने के बाद देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था सिकंदर से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।